हेलो डियर ट्रेनीज, मैं योगेश सांखला स्वागत करता हूं आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है बियरिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था, यूज सीखे थे, गुड क्वालिटीज टाइप्स के बारे में। आज हम सीखेंगे पार्ट 2 में हाउसिंग ऑफ बियरिंग, बेंडिंग ऑफ बियरिंग, लोडिंग ऑफ बियरिंग, मटेरियल ऑफ बियरिंग एटसेट्रा। आइए शुरू करते हैं। बेयरिंग ऑफ हाउसिंग ऑफ बेयरिंग यानी कि बेयरिंग हाउसिंग। बेयरिंग को जिस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाता है उसे बेयरिंग हाउसिंग कहते हैं। हाउसिंग प्राय दो पीस में होती है। नीचे वाला पीस बोल्ट और नट की सहायता से अच्छी तरह फिक्स कर दिया जाता है क्योंकि यह पीस शाफ्ट और लोड को सहारा देता है। अर्थात बेयरिंग को जिस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाता है उसे बेयरिंग हाउसिंग कहते हैं। कास्ट आयरन से बनी होती है, टू पीस में अवेलेबल होती है। आगे हमारा बेंडिंग फॉर बियरिंग कि बियरिंग के लिए बेंडिंग करने के लिए हाउसिंग के नीचे वाले पीस को फिट करते समय फाउंडेशन बोल्ट के साथ मार्किंग करके बोल्ट को ऐसे फिक्स किया जाता है कि उसकी चूड़ी वाला भाग आवश्यकता अनुसार बाहर रहे। इसके बाद हाउसिंग के नीचे वाले पीस को फाउंडेशन बोल्ट के साथ नट के द्वारा कस दिया जाता है। बेयरिंग के लिए हाउसिंग के नीचे वाले पीस को बांधने की व्यवस्था को बेयरिंग के लिए बेंडिंग कहते हैं। अर्थात बेयरिंग की हाउसिंग वाले ब्लॉक को जमीन में या किसी मशीनरी के ऊपर फिक्स करने को ही बेंडिंग फॉर बेयरिंग कहते हैं। अगला है लोडिंग ऑफ बेयरिंग कि बेयरिंग पर लोड कई प्रकार से बल लगाता है जिसे लोडिंग कहते हैं। जैसे हमारा जर्नल बेयरिंग यानी कि प्लेन बेयरिंग में जो लोड होता है वो शाफ्ट के अक्ष के समकोण में लगता है यानी कि परपेंडिकुलर लगता है, और थ्रस्ट बेयरिंग के अंदर लोड शाफ्ट के अक्ष में लगता है यानी कि एक्सल लोड लगता है। डायग्राम में हम दो प्रकार के लोड देख रहे हैं, एक्सल लोड, थ्रस्ट लोड। जो ब्लू कलर में है शाफ्ट के परपेंडिकुलर है, समकोण में है, तो रेडियल लोड है जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा हमारा थ्रस्टल लोड है यानी कि एक्सल लोड है जो शाफ्ट के अक्ष के समानांतर है, रेड कलर के एरो में हमें दिखाई दे रहा है। आगे हमारा है बियरिंग मेटल। तो सबसे पहला हमारा ब्रास है। यह एक मुलायम नॉन फेरस अलॉय है जिसका प्रयोग प्राय बुश और जर्नल बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है। 2 नंबर हमारा गन मेटल है। यह ब्रास की अपेक्षा हार्ड धातु होती है जिसको कॉपर, जिंक और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। इस पर पानी और वातावरण का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है और इस धातु से प्राय इंजन के बेयरिंग बनाए जाते हैं। तीसरा मेटल हमारा ब्रोंज है। और यह जो धातु होती है ये भी ब्रास की बजाय अपेक्षा हार्ड होती है। इसको कास्टिंग किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्राय बुश और जर्नल बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है, इनकी फ्रिक्शन बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है। हमने पढ़ा था फ्रिक्शन बेयरिंग नॉन फेरस मेटल के बनाए जाते हैं, तो तीनों हमारे नॉन फेरस अलॉय हैं ये। आगे हमारा फास्फोरस ब्रोंज है कि ब्रोंज के अंदर जब फास्फोरस की कुछ मात्रा मिला देते हैं तो फास्फोरस ब्रोंज बन जाता है। और यह धातु साधारण ब्रोंज की अपेक्षा हार्ड होती है। इसको कास्टिंग किया जा सकता है। इस पर पानी का असर नहीं होता, वातावरण का असर नहीं होता। प्राय साधारण कार्यों की बेयरिंग बनाने के लिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर मैग्नीज ब्रोंज है और यह मैग्नीज ब्रोंज फास्फोरस ब्रोंज की अपेक्षा अधिक हार्ड होता है और इसके ऊपर ये जंग नहीं लगता। और बेयरिंग इसका प्रयोग प्राय ऐसे बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है जिसको मीडियम स्पीड और हैवी लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे व्हाइट मेटल यानी कि व्हाइट मेटल या बैबिट मेटल, यह धातु लेड, टिन, कॉपर और एंटीमनी का अलॉय होता है। और व्हाइट मेटल और बैबिट मेटल का मुख्य प्रयोग शेल बेयरिंग में लाइनिंग करने के लिए की जाती है और इसके अंदर हार्डनेस और लो मेल्टिंग पॉइंट का गुण होता है। आगे हमारा सिंथेटिक मटेरियल फॉर बेयरिंग कि बेयरिंग बनाने के लिए मटेरियल मेटल के साथ साथ सिंथेटिक मटेरियल का भी प्रयोग किया जाता है। सिंथेटिक मटेरियल प्रयोग करने से 2-3 बेनिफिट बहुत बेस्ट हैं। सबसे पहला कि इसके ऊपर जंग नहीं लगता। दूसरा, इसके में किसी प्रकार की कोई आवाज उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा, इसके अंदर किसी प्रकार के लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि इसको किसी भी शेप में, आकार में हम इसको ढाल सकते हैं, इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्लास्टिक है कि जो प्लास्टिक के बेयरिंग भी बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के अंदर भी जो अभी क्वालिटीज बताई वो सारी क्वालिटी विद्यमान होती हैं। ये नोजलेस होता है, इस पे वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि जंग नहीं लगता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है और आसानी से किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। अगला हमारा लेमिनेटेड फिनोलिक्स होता है
जो लेमिनेटेड फिनोलिक्स है हमारा, यह मटेरियल कॉटन, फैब्रिक, एस्बेस्टोस आदि को फेनोलिक रोजिन के साथ जोड़कर बनाया जाता है और इस मटेरियल से बने बेरिंग में झटके और कंपन सहने की क्षमता होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है और इस मटेरियल के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होती है, इसलिए इसे ठंडा रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और इसकी जो लोड क्षमता है वो 42 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और अधिकतम सरफेस स्पीड 762 मीटर प्रति मिनट होती है। 3 नंबर पे हमारा नाइलॉन है। इस मटेरियल के बेरिंग छोटे साइज के बनाए जाते हैं और हल्के जोड़े के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें रगड़ की गर्मी कम पैदा होती है, इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जो लोड क्षमता होती है 70 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है और अधिकतम सरफेस स्पीड 305 मीटर प्रति मिनट होती है। आगे हमारा रिफिलिंग प्रोसेस है कि जो शेल बेरिंग को रिफिलिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रिमूविंग ओल्ड लाइनिंग है कि पुरानी जो लाइनिंग लगी हुई है व्हाइट और बेबिट मेटल उसको रिमूव करना। दूसरा ग्रीस को साफ करना कि जो शेल बेरिंग के ऊपर जो ग्रीस लगी है उसको हटाना। तो ग्रीस को हटाने के लिए हमें कास्टिक सोडे का प्रयोग करते हैं, यानी कास्टिक सोडे का जो घोल होता है, पानी में जब कास्टिक सोडा को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है उसको गर्म करके उसमें शेल बेरिंग को डाल के डिग्रेसिंग किया जाता है। पिकलिंग क्या होता है, एक प्रकार से खुदरी सतह तैयार की जाती है शेल बेरिंग के ऊपर ताकि व्हाइट और बेबिट मेटल की जो लाइनिंग हम लगाएंगे वो अच्छी तरह से सतह के ऊपर चिपक सके। कि पिकलिंग करने के लिए 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड का घोल प्रयोग किया जाता है जिसको सरफेस पर 4 से 5 मिनट तक लगाया जाता है। इसके बाद कास्टिक सोडा मिले हुए पानी में बेरिंग को साफ कर दिया जाता है। 4 नंबर पे टिनिंग है हमारा कि सरफेस के ऊपर लाइनिंग करनी होती है, उसको पहले टिनिंग कर लिया जाता है अर्थात पिघले हुए टिन की पतली सी तय लगा दी जाती है। टिनिंग करने से यह लाभ होता है कि पिघला हुआ व्हाइट मेटल बेबिट मेटल आसानी से सरफेस के साथ चिपक कर भर जाता है। 5 नंबर पे हमारा क्लैंपिंग ऑफ बेयरिंग है कि इनकी शेल बेयरिंग के 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्टों को आपस में एक जिग के द्वारा क्लैंप कर दिया जाता है और बीच में इसमें एक सिलेंड्रिकल राउंड ब्लॉक कोर सेट कर दिया जाता है। कोर का साइज शाफ्ट के साइज से थोड़ा कम रखा जाता है। क्या हमारा मेल्टिंग ऑफ व्हाइट और बेबिट मेटल कि व्हाइट और बेबिट मेटल को हल्के तापमान के ऊपर एक बर्तन में डालकर मेल्ट कर लेना चाहिए, पिघलाना चाहिए और इसको गर्म करने के लिए व्हाइट और बेबिट मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव रखते हैं ताकि बिल्कुल पतला हो जाए, आराम से भरने में आसानी हो। धातु को भरने से पहले हमें शेल बेरिंग को थोड़ा गर्म करना चाहिए जिससे उसकी जो ह्यूमिडिटी नमी है वो दूर हो जाती है। धातु को भरना। अगला है कि फाइलिंग ऑफ मेटल, धातु को भरना। व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल को पिघलाने के बाद क्लैंप किए हुए शेल बेरिंग में भर देना चाहिए और भर देने से पहले जैसे हम ये पढ़ा है कि उसको थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए ताकि उसकी जो नमी है वो दूर हो जाए। 8 नंबर यानी कि लास्ट हमारा मशीनिंग और स्क्रैपिंग। जब व्हाइट और बेबिट मेटल फिल कर देते हैं हम शेल बेरिंग के अंदर तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है और शाफ्ट के साइज के अकॉर्डिंग हमें उसको मशीनिंग और स्क्रैपिंग से साफ कर देना चाहिए। इसके बाद है सीक्वेंस ऑफ बियरिंग फिटिंग, यानी कि जब बियरिंग को जब हम फिटिंग करते हैं तो एक सीक्वेंस अपनानी चाहिए। वो सीक्वेंस ये होती है कि बियरिंग को फिट करने से पहले सबसे पहले जो बियरिंग शाफ्ट के साइज के यानी कि बियरिंग के साइज के अनुसार शाफ्ट के व्यास में अलाउंस रखना चाहिए। दूसरा होता है छोटे माप वाली बेयरिंग को पहले शाफ्ट में फिट करना चाहिए, उसके बाद हाउसिंग में फिट करना चाहिए। बड़े व्यास की जो बेयरिंग होती है उसको पहले हाउसिंग में फिट करना चाहिए, उसके बाद शाफ्ट में फिट करना चाहिए। बेयरिंग को फिट करते समय सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करना चाहिए। कोई पतली या लंबी शाफ्ट है तो उसमें 3 बेयरिंग का यूज करना चाहिए, इनकी दोनों सिरों के ऊपर एक बीच में, और जो बड़ी शाफ्ट होती है इनकी बड़े व्यास की जो शाफ्ट होती है, हैवी शाफ्ट होती है, उसमें हमें 2 बेयरिंग लगाने चाहिए। कि बेयरिंग का जो सिलेक्शन है वो उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन दोनों को ध्यान में रख के बेयरिंग का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके आगे है प्रोसेस ऑफ बेयरिंग फिटिंग कि जो बेयरिंग जो फिट करते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस में आता है कि बाई आर्बर प्रेस के द्वारा बेयरिंग को फिट करना चाहिए, बाई स्लीव के द्वारा करना चाहिए, बाई ड्रिफ्ट के द्वारा चाहिए। तो बाई आर्बर प्रेस में आप प्रेस मशीन देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि जिस भी पार्ट्स के अंदर बेयरिंग फिट करना होता है उसको नीचे रखेंगे हम और
प्रेस के नीचे बेयरिंग को लगा के हम हैंडल से फीड दे देंगे तो जो बेयरिंग होगा वो आराम से आसानी से फिट हो जाएगा। बेयरिंग फिट करने की सबसे अच्छी विधि है। इसमें सेकेंड हमारा बाय स्लीव मेथड है। डायग्राम में आप देख रहे हो एक यू आकार की ऊपर से स्लीव है जो बेयरिंग के इनर रेस को टच किए हुए है और ऊपर से हैमर की हल्की चोट के साथ में धीरे धीरे बेयरिंग को शाफ्ट के अंदर फिट कर देते हैं। अगला हमारा बाय ड्रिफ्ट मेथड है। ड्रिफ्ट मेथड सबसे साधारण मेथड है। एक लोहे की छड़ के द्वारा हैमर से हल्की हल्की चोट के द्वारा इनर रेस पे चारों तरफ चोट मारते हुए बेयरिंग को शाफ्ट के ऊपर फिट कर देते हैं। इसके बाद है प्लेन बेयरिंग के प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। जब हम कोई साधारण बेयरिंग फ्रिक्शन बेयरिंग जब फिट कर देते हैं उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, यानी कि ऑयल लीकेज का एरर आता है। कि ऑयल लीकेज का एरर आने का कारण यह होता है कि जो बेयरिंग के अंदर जो सील होती है वो सील का खराब हो जाना ऑयल लीकेज का कारण होता है। दूसरा स्क्रैचिंग या नॉइज पोल्यूशन होता है, ये कि ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अगर बेयरिंग आवाज करता है तो समझना चाहिए कि क्लियरेंस कम है या लुब्रिकेशन कम है। 3 नंबर गर्म होना, हीटिंग करना। यदि बेयरिंग हीटिंग होता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेंट की कमी हो सकती है या शाफ्ट का जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं है। चौथा हमारा पाउंडिंग या ब्रेक्स है कि बेयरिंग का टूट जाना। तो बेयरिंग का टूट जाने का कारण यह होता है कि जो शाफ्ट का जो साइज है वो बेयरिंग से अलग हो सकता है, यानी कि ओवर साइज की वजह से बेयरिंग टूट जाता है। पांचवा हमारा है कि रैपिड बियर में बेयरिंग का जल्दी घिस जाना। इस प्रकार की समस्या कब आती है, जब बेयरिंग के ऊपर ओवरलोड होता हो या लुब्रिकेशन पर्याप्त ना हो या फिर बेयरिंग ऐसी जगह पे हो जहां धूल मिट्टी के कण अवेलेबल हो। तो धूल मिट्टी के कण से लुब्रिकेशन ठीक प्रकार से नहीं होने की वजह से, ओवरलोड की वजह से बेयरिंग के अंदर क्या होती है, कटाव शुरू हो जाता है, यानी कि बेयरिंग घिसना शुरू हो जाता है। अगला हमारा लुब्रिकेशन ऑफ बेयरिंग कि बेयरिंग का जब हम लगातार यूज करते रहते हैं तो उसके ऊपर जो बेयरिंग में जो लुब्रिकेशन होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके बाद नॉइज पोल्यूशन होना शुरू हो जाते हैं, इनकी आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बेयरिंग के अंदर लुब्रिकेंट डालते हैं, इनकी बेयरिंग में लुब्रिकेशन करते हैं। तो जो लुब्रिकेशन करते हैं वो उसके भार और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात मैक्सिमम स्पीड में यूज होने वाले बेयरिंग के ऊपर मोटा लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ग्रीस का, और कम स्पीड के ऊपर चलने वाले बेयरिंग के अंदर मोबिल ऑयल का यूज करते हैं। और लुब्रिकेशन करने से यानी कि लुब्रिकेंट लगाने से क्या होता है कि बेयरिंग और रोलिंग एलिमेंट्स के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होता, गर्मी उत्पन्न नहीं होती, जैसे उनकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, पार्ट स्मूथ चलते हैं, गति को बढ़ावा मिलता है। और बेयरिंग के अंदर जो लुब्रिकेशन की जो विधियां हैं इसमें दो यूज करते हैं, ऑयल रिंग सिस्टम और ग्रूव फोर्स सिस्टम। थैंक यू ट्रेनीज। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।